स्वागत है आपका वर्ड जीके पर। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं दक्षिण भारत के राजवंश के बारे में, जिसमें हम देखेंगे 1 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का दक्षिण भारत का संपूर्ण इतिहास। इसमें हम देखने वाले हैं संगम काल के बारे में, जिसमें आते हैं चोल, चेर और पांड्य वंश। इसके बाद देखेंगे पल्लव वंश के बारे में, चालुक्य वंश, राष्ट्रकूट वंश और चोल वंश के बारे में डिटेल से जानेंगे। सभी टॉपिक को हम मैप के माध्यम से पढ़ेंगे ताकि सभी टॉपिक आपको आसानी से याद हो जाए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं संगम काल के बारे में। संगम काल से पहले दक्षिण भारत में महापाषाण काल के लोग रहते थे। संगम काल का जो समय है ये आता है 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के मध्य। आपको ये समय भी ध्यान रखना है। संगम संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है सभा। प्राचीन काल में तमिल कवियों के द्वारा सभाओं का आयोजन किया जाता था। इन्हीं कवियों द्वारा सभा में कई तमिल साहित्य की रचना की गई। इन्हीं तमिल साहित्य को संगम साहित्य भी कहा जाता है। संगम साहित्य में उस समय के 3 राजवंशों का उल्लेख मिलता है। ये हैं चोल, चेर और पांड्य। यहाँ मैप में आप देख सकते हैं, यहाँ पर इस तरफ है चोल, चेर और यहाँ पर है चोल और पांड्य। ये दक्षिण भारत के 3 राजवंश हैं। इन राज्यों के बारे में जानकारी संगम काल के साहित्यिक संदर्भों से प्राप्त की जा सकती है। अशोक के अभिलेखों में साम्राज्य की सीमा पर बसने वाले चोल, चेर और पांड्य, चेर को केरल पुत्र भी कहते हैं, इनका वर्णन मिलता है। और अशोक का जो समय है वो है 268 ईसा पूर्व से लेके 232 ईसा पूर्व के मध्य। पांड्य का उल्लेख सर्वप्रथम मेगस्थनीज ने किया था और मेगस्थनीज भारत आया था 304 ईसा पूर्व से 299 ईसा पूर्व के मध्य, और यह कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित है। संगम काल के जो 3 वंश हैं ये कृष्णा नदी के दक्षिण में स्थित है। कृष्णा नदी आप यहाँ पर देख सकते हैं। जब यहाँ पे चेर, चोल और पांड्य का शासन था संगम काल के समय, तो यहाँ पर ये दक्कन के क्षेत्र में आप देख रहे हैं, यहाँ पे उस समय सातवाहन का वंश चल रहा था। नेक्स्ट देखते हैं 8वीं सदी ईस्वी में तीनों संगमों का वर्णन मिलता है। 3 संगमों का वर्णन मिलता है। पांड्य राजाओं द्वारा इन संगमों को शाही संरक्षण प्रदान किया गया है। तो यहाँ पे 3 संगम है, इनके बारे में देखते हैं। इस तरफ संगम दिया गया है, यहाँ पे स्थल है, यहाँ पे अध्यक्ष है। प्रथम संगम इस जो हुआ था ये हुआ था मदुरई में, इसके अध्यक्ष थे अगस्त्य ऋषि। द्वितीय संगम हुआ था अलैवे या फिर कपाटपुरम में, इसके अध्यक्ष थे अगस्त्य ऋषि और तोलकापियार। तृतीय संगम ये हुआ था मदुरई में, इसके अध्यक्ष थे नक्कीरार। इसे आप सीधा भी याद कर सकते हैं, प्रथम संगम, द्वितीय संगम, तृतीय संगम। प्रथम संगम हुआ था मदुरई में, द्वितीय हुआ था कपाटपुरम अलैवे में और तृतीय भी मदुरई में हुआ था। और प्रथम संगम के अध्यक्ष थे अगस्त्य ऋषि, दूसरे के अगस्त्य ऋषि और तोलकापियार और तीसरे के थे नक्कीरार। अब देखते हैं चोल वंश के बारे में। चोल वंश के प्रमुख शासक हैं करिकाल और एलारा। चोलों की राजधानी उरैयूर तिरुचिरापल्ली के पास थी। बाद में करिकाल ने कावेरी पत्तनम या पुहार नगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाया। इनका प्रतीक चिन्ह, चोल का प्रतीक चिन्ह बाघ था। करिकाल ने कावेरी नदी के किनारे 160 किलोमीटर लंबा बांध बनवाया था। एलारा ने श्रीलंका को जीतकर उस पर 50 वर्षों तक शासन किया था। श्रीलंका यहाँ नीचे है मैप में, आप ध्यान रखिएगा। ईसा की 4वीं सदी से 9वीं सदी तक के दक्षिण भारतीय इतिहास में चोलों की भूमिका नगण्य रहती है, यानी चोलों का जो इतिहास है वो हमें नहीं प्राप्त होता है। नेक्स्ट आप देखते हैं चेर वंश के बारे में, चेर राज्य के बारे में। संगम काल के वंशों में सबसे प्राचीन चेर थे। चेर का अर्थ होता है पर्वतीय देश। केरल का प्राचीन नाम चेर ही था। चेरों ने अपनी राजधानी वंजी को बनाया था। धनुष इनका प्रतीक चिन्ह था। इतिहास में चेर कवियों ने सेनगुट्टवन, जिसे लाल चेर के नाम से भी जाना जाता है, उसे सबसे महान चेर राजा बताया है। कणगी पूजा, इसे पत्नी पूजा भी कहते हैं, इसकी शुरुआत लालचेर ने की थी। ईसा की 2री सदी के बाद चेर शक्ति कम हुई और उसके बाद ईसा की 8वीं सदी तक उनके इतिहास के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है। तो आपको चेर राज्य से संबंधित इतने टॉपिक ध्यान रखने हैं। हम देखते हैं पांड्य साम्राज्य के बारे में। पांड्य वंश की प्रथम जानकारी मेगस्थनीज की पुस्तक इंडिका से मिलती है। पांड्य राजाओं ने ही तीनों संगमों का आयोजन किया था। पांड्य वंश मात्र सत्तात्मक था। इसकी राजधानी मदुरई यानी मदुरई थी। इनका प्रतीक चिन्ह मछली था। इस वंश का प्रसिद्ध शासक नोडियोन था। इसी ने समुद्र पूजा की शुरुआत की थी। यह राज्य मोतियों के लिए काफी प्रसिद्ध था। पांड्य राजा ने रोम राज्य में एक दूत
26 ईसा पूर्व में भेजा था। तो ये सभी टॉपिक एग्जाम से संबंधित हैं, तो आपको पांड्य राज्य से संबंधित इतने टॉपिक ध्यान रखने हैं। यहाँ मैप में आप देख सकते हैं 100 एडी के आसपास का ये मैप है। यहाँ आप नीचे देख सकते हैं ये चेर राज्य है, इस तरफ चोल है और यहाँ पर नीचे पांड्य है। ये 200 एडी का मैप है, यहाँ पर चोल है, यहाँ पर पांड्य है और यहाँ पे आप चेर वंश देख सकते हैं। और उस समय यहाँ दक्कन के क्षेत्र में सातवाहन का साम्राज्य था। नेक्स्ट यहाँ पे 300 एडी का मैप है, यहाँ पे आप चोल देख सकते हैं, यहाँ पे पांड्य है और यहाँ पे चेर है। इसके बाद में यहाँ पे वाकाटक साम्राज्य आ जाते हैं दक्कन में। ये 400 एडी का मैप है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 400 एडी के आसपास में जो चेर, चोर और पांड्य थे इनका साम्राज्य समाप्त हो जाता है और यहाँ पे काल भ्रष्ट का शासन आ जाता है। तो यहाँ नीचे देख लेते हैं ईसा की दूसरी सदी के बाद चेर शक्ति कम हुई। 4वीं से 9वीं सदी तक के दक्षिण भारतीय इतिहास में चोलों की भूमिका नगण्य रहती। तो यहाँ पे ये काल भ्रष्ट का शासन आ जाता है, तो आपको ध्यान रखना है 400 एडी के आसपास यहाँ पे चेर, चोर, पांड्य समाप्त हो जाते हैं। नेक्स्ट संगम काल के प्रमुख साहित्य देख लेते हैं। तो पहला है इसमें तोल्काप्पियम, तोल्काप्पियार द्वारा रचित है, तमिल व्याकरण ग्रंथ है ये और ये द्वितीय संगम में लिखा गया था। नेक्स्ट है सिलप्पादिकारम, इसे लिखा है इलांगो आदिगल ने। व्यापारी कोलन की पत्नी कन्नगी एवं नर्तकी माधवी की ये प्रेम कहानी से संबंधित है। नेक्स्ट है कुरल या इसे कहते हैं तिरुकुरल, इसके लेखक हैं तिरुवल्लुवर। दार्शनिक विचार और सूक्तियां इसमें दी गई हैं। नेक्स्ट है मणिमेखले, शीत लय सत्रनार द्वारा रचित वणिक कथा है ये। तमिलों के प्रमुख देवता मुरुगन थे, इनका अन्य नाम है स्कंद, कार्तिकेय, कुमार, सुब्रमण्यम। दक्षिण भारत के आर्यकरण का श्रेय महर्षि अगस्त्य को दिया जाता है। संगमकालीन साहित्य में कोन, को, मनन आदि शब्द राजा के लिए प्रयुक्त होते थे। संगम काल में उरेयूर कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था। तो संगम काल से संबंधित आपको इतने टॉपिक ध्यान रखने हैं। अब हम देखते हैं पल्लव वंश के बारे में। दक्षिण भारत के पूर्वी भारत के सातवाहन शक्ति के पतन के बाद एक नए वंश का उदय हुआ जिसे इक्ष्वाकु वंश या आंध्र इक्ष्वाकु के नाम से जाना जाता है। और यह बात है लगभग 3री और 4थी शताब्दी में कृष्णा नदी की पूर्वी घाटी में कृष्ण गुट्टूर क्षेत्र में। यहाँ पे आपने पीछे मैप में देखा था कि यहाँ पर सातवाहन वंश का साम्राज्य था ये दक्कन के क्षेत्र में। और इसके बाद में जब सातवाहन वंश का अंत होता है तो उसकी जगह पे यहाँ वाकाटक वंश आते हैं। और इस तरफ यहाँ पे पूर्वी भारत में, पूर्वी दक्षिणी भारत में आंध्र इक्ष्वाकु वंश का शासन आता है। इक्ष्वाकुओं को अपदस्थ कर उनकी जगह पल्लव आते हैं। ताम्रपट्टों से ज्ञात इस वंश के शासकों को 375 से 575 ईस्वी के बीच रखा जा सकता है। इनका राज्यक्रम सुनिश्चित नहीं है। 375 से 575 के बीच में यहाँ पर पल्लव वंश का शासन तो था दक्षिण भारत में, लेकिन इनके जो राजा थे उनके बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं है। पल्लव वंश के 575 से लेके 897 ईस्वी के शासक का राज्यक्रम सुनिश्चित हो जाता है। तो यहाँ पे जो हम शासक पढ़ने वाले हैं पल्लव वंश के बारे में वो पढ़ेंगे 575 ईस्वी से लेके 897 ईस्वी के मध्य। इसके संस्थापक है पल्लव वंश के सिंह विष्णु। इनकी राजधानी थी कांची जो कि तमिलनाडु में है और इनकी राजभाषा थी संस्कृत। अब देखते हैं सिंह विष्णु के बारे में। इनका जो समय है वो है 575 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी के मध्य। सिंह विष्णु वैष्णव धर्म का अनुयायी था। सिंह विष्णु के दरबार में फारवी नाम का लेखक रहा करता था जिसने कीर्तार्जुनीयम की रचना की थी। सिंह विष्णु के ही शासनकाल में मामल्लपुर में वराह मंदिर का निर्माण हुआ था। सिंह विष्णु ने कलभ्रों द्वारा तमिल प्रदेश में उत्पन्न राजनीतिक अव्यवस्था का अंत किया था। पीछे हमने देखा था यहाँ पर जब चेर, चोर और पांड्य साम्राज्य का अंत होता है तो यहाँ पे कलभ्र का शासन आता है। कलभ्र एक जनजाति है ऐसा कहा जाता है, इनके बारे में ज्यादा कुछ ज्ञात नहीं है। तो यहाँ पे इनका जो पल्लवों का युद्ध है वो कलभ्रों से भी हुआ था, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं महेंद्र वर्मन प्रथम के बारे में। इनका समय है 600 से लेकर 630 ईस्वी के मध्य। सिंह विष्णु के बाद उसका पुत्र महेंद्र वर्मन प्रथम अगला शासक बना। महेंद्र वर्मन एक महान कवि एवं संगीतज्ञ था। महेंद्र वर्मन ने मत्त विलास प्रहसन नामक ग्रंथ की रचना की थी।
शुरुआत में वह जैन धर्म का अनुयायी था, बाद में तमिल संत अप्पर के प्रभाव में आकर शैव धर्म का अनुयायी बना। महेंद्र वर्मन के शासनकाल में चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने आक्रमण किया था। यहीं से पल्लवों और चालुक्यों के बीच युद्ध की शुरुआत होती है। तो यहाँ पे पल्लव वंश का जो साम्राज्य है वो आप मैप में देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं नरसिंह वर्मन प्रथम के बारे में। इनका समय है 630 से लेके 668 ईस्वी के मध्य। पल्लव वंश का सबसे शक्तिशाली शासक नरसिंह वर्मन प्रथम था। इसने चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में पराजित किया और उसकी राजधानी वातापी को जीतकर वातापी कोट की उपाधि धारण की। यहाँ पे जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 642 ईस्वी के आसपास में। नरसिंह वर्मन प्रथम ने चोर, चेर, कलभ्र और पांडवों को भी पराजित किया है। यहाँ मैप में आप देख सकते हैं ये पांडे हैं, चेर हैं और यहाँ पे ये पल्लव वंश का शासन है। कलभ्र का हमने पिछले मैप में देखा था। यहाँ पर कुछ समय के लिए कलभ्र भी आ जाते हैं। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने ही करवाया था। महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। ये कई बार एग्जाम में पूछा है तो आपको ध्यान से पढ़ना है ये। इसी के समय चीनी यात्री ह्वेनसांग कांची आया था और ये आया था 640 ईस्वी में। इसके बाद आते हैं महेंद्र वर्मन द्वितीय। ये नरसिंह वर्मन के पुत्र महेंद्र वर्मन द्वितीय हैं। उसके बाद आते हैं महेंद्र वर्मन के पुत्र परमेश्वर वर्मन प्रथम। यहाँ पे ये खाली हो जा रहा था स्थान, इसलिए मैंने नाम लिख दिया है। इनके समय में कुछ खास युद्ध वगैरह नहीं हुई है तो इन्हें हमें ज्यादा ध्यान से नहीं पढ़ना है, इनके बारे में हम कुछ पढ़ने वाले नहीं हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं नरसिंह वर्मन द्वितीय के बारे में। इनका समय है 700 से लेकर 728 ईस्वी के मध्य। इसका शासनकाल शांति का शासनकाल माना जाता है और इसके शासनकाल में स्थापत्य कला का भरपूर विकास देखने को मिलता है। कांची का कैलाशनाथ मंदिर जिसे राज सिद्धेश्वर मंदिर कहते हैं और मामल्लपुरम का मंदिर इसके समय में ही बना था। नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में संस्कृत के प्रसिद्ध लेखक दंडिल रहा करते थे। इन्होंने ही देश कुमार चरित की रचना की थी। नंदी वर्मन द्वितीय ने मुक्तेश्वर मंदिर, बैकुंठ पेरुमाला मंदिरों का निर्माण करवाया। नरसिंह वर्मन के बाद में जो राजा आते हैं वो हैं नंदी वर्मन द्वितीय जो कि मुख्य हैं। इस वंश का अंतिम प्रमुख शासक अपराजित वर्मन हुआ। इनका समय है 882 से लेके 897 ईस्वी के मध्य। चोल शासकों ने पल्लव वंश के अंतिम शासक अपराजित को पराजित करके पल्लव साम्राज्य को चोल साम्राज्य में मिला लेते हैं। तो यहाँ से पल्लव वंश का अंत हो जाता है। अब हम यहाँ मैप में देख सकते हैं, यहाँ पर आप पल्लव वंश का साम्राज्य देख सकते हैं 300 एडी के आसपास में। यहाँ पे 400 एडी के आसपास में पल्लव वंश काफी सिकुड़ गया था। साम्राज्य इनका यहाँ पे छोटा होता जा रहा है। इसके आसपास के भी यहाँ पे 500 एडी के आसपास में कलभ्रों से भी इनका युद्ध होता है। दक्कन के क्षेत्र में इस तरफ यहाँ पे वाकाटक का साम्राज्य था। इनके बगल में गंग से भी इनका युद्ध होता रहता था। 600 एडी के आसपास में यहाँ पे चालुक्य वंश आते हैं। यहाँ पे पल्लव वंश का साम्राज्य यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। 700 ईडी के आसपास में ये पल्लव वंश का साम्राज्य। ये मैप तो आपको माइंड में ध्यान में रखना है क्योंकि इससे आपको सभी टॉपिक, सभी साम्राज्य आसानी से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट अब हम देखते हैं चालुक्य वंश के बारे में। चालुक्य वंश ने 6वीं से 12वीं शताब्दी के बीच दक्षिण और मध्य भारत के बड़े हिस्से पर शासन किया। उन्होंने 3 राजवंशों के रूप में शासन किया। ये हैं, पहला है बादामी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य। तो पहले देखते हैं बादामी के चालुक्य के बारे में। सबसे पहला राजवंश जिसे बादामी चालुक्य के रूप में जाना जाता है 6वीं शताब्दी के मध्य से 8वीं शताब्दी के मध्य तक वातापी पर शासन किया। ये इसका आधुनिक नाम है बादामी। नेक्स्ट है वेंगी के चालुक्य। बादामी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने वेंगी को जीतकर अपने छोटे भाई विष्णुवर्धन को यहाँ का राजा बनाया। विष्णुवर्धन के वंशज ने वेंगी से लगभग 11वीं शताब्दी तक शासन किया। नेक्स्ट है कल्याणी के चालुक्य। बादामी के चालुक्यों के वंशज राष्ट्रकूटों के सामंतों की हैसियत से राज करते रहे। इन सामंतों में अंतिम तैलभ द्वितीय ने राष्ट्रकूटों के शासन को समाप्त कर दिया और 973 ईस्वी में देश में सार्वभौम सत्ता स्थापित कर ली। इन पश्चिमी चालुक्यों ने 12वीं शताब्दी के अंत तक कल्याणी यानी आधुनिक बसव कल्याण से शासन किया। तो आपको तीनों चालुक्यों से संबंधित ये टॉपिक ध्यान रखने हैं। यहाँ मैप में आप देख सकते हैं ये चालुक्य वंश का साम्राज्य है। यहाँ पे इसके बाद में आते हैं राष्ट्रकूट वंश। इनका राष्ट्रकूटों का अंत करके
1000 एडी के पास में यहाँ पे आ जाते हैं ये कल्याणी के चालुक्य। फिर से चालुक्य वंश का उदय होता है, तो ये आपको मैप से ध्यान रखना है। यहाँ पे आते हैं चालुक्य वंश, इसके बाद में यहाँ पे 1200 एडी के आसपास चालुक्यों का विनाश हो जाता है। एक एक करके सभी को बारे में हम देखते हैं। पहले देखते हैं वातापी या बादामी के चालुक्य के बारे में। सबसे पहला राजवंश जिसे बादामी चालुक्य के रूप में जाना जाता है, 6वीं शताब्दी के मध्य से 8वीं शताब्दी के मध्य तक वातापी यानी आधुनिक बादामी पर शासन किया था। इस वंश के संस्थापक जयसिंह थे। इनकी राजधानी वातापी थी। पुलकेशिन द्वितीय, इनका जो समय है वो है 610 ईस्वी से 642 ईस्वी के मध्य। इस वंश का सबसे महान शासक हुआ था। इसने पश्चिमी गंग वंश, कदम्ब वंश और पुष्पभूति वंश के शासक को हराया और पुष्पभूति वंश के शासक हर्षवर्धन को पराजित कर परमेश्वर की उपाधि भी धारण की थी। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव वंश पर आक्रमण किया और पल्लव शासक महेंद्र वर्मन प्रथम को युद्ध में पराजित किया। पल्लव वंश के महेंद्र वर्मन प्रथम के बारे में हम ऊपर पढ़ चुके हैं। इसका बदला महेंद्र वर्मन प्रथम के पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम ने लिया। नरसिंह वर्मन प्रथम ने चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में पराजित किया और उसकी राजधानी वातापी को जीतकर वातापी कोट की उपाधि धारण की। यहाँ मैप में आप देख सकते हैं वातापी के चालुक्य का यह साम्राज्य है जो काफी दक्षिण मध्य भारत में काफी विस्तारित है। अब हम देखते हैं वातापी या बादामी के चालुक्य के बारे में अगला टॉपिक। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी ऐहोल अभिलेख से मिलती है। यह लेख संस्कृत भाषा में है जिसकी रचना रवि कीर्ति ने की थी जो पुलकेशिन द्वितीय के राजकवि थे। पुलकेशिन द्वितीय ने वेंगी, ये आंध्र प्रदेश में है, को जीतकर अपने भाई विष्णुवर्धन को वहां का शासक नियुक्त किया। इसी के साथ वेंगी के चालुक्य की नींव रखी गई। पुलकेशिन द्वितीय के प्रपौत्र विक्रमादित्य द्वितीय ने पल्लवों से पुनः बैर ठान लिया और उसकी राजधानी कांची को लूट लिया। विक्रमादित्य द्वितीय के समय चालुक्य राज्य के उत्तरी भाग पर सिंध के अरबों ने आधिपत्य जमा लिया, तो ये भी ध्यान रखना है। इस वंश का अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय था। इसके सामंत दंतिदुर्ग ने पराजित किया और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना कर दी। तो बादामी के चालुक्य से संबंधित इतने टॉपिक ध्यान रखने हैं। अब हम देखते हैं पूर्वी चालुक्य के बारे में जिन्हें वेंगी के चालुक्य या सोलंकी के चालुक्य भी कहते हैं। बादामी के चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने वेंगी को जीतकर अपने छोटे भाई विष्णुवर्धन को यहाँ का राजा बनाया था और ये बनाया था 615 से 616 ईस्वी के आसपास। इसने अपनी राजधानी वेंगी को बनाया। इसी विष्णुवर्धन की पत्नी आयना महादेवी ने विजयवाड़ा में जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। इस वंश का सबसे महाप्रतापी शासक विजयादित्य तृतीय था। इसने स्वयं को दक्षिणापथ का सबसे महानतम शासक घोषित किया। पूर्वी चालुक्यों ने 7वीं शताब्दी के आरंभ करके 1130 ईस्वी तक शासन किया है। इसके बाद बेगी राज्य चोल साम्राज्य में विलीन हो गया और 1189 ईस्वी तक चोल साम्राज्य के संरक्षण में इस पर चालुक्य राजाओं ने शासन किया। तो वेगी के चालुक्य से संबंधित इतने टॉपिक ध्यान में रखने हैं। अब हम देखते हैं कल्याणी के चालुक्य के बारे में। बादामी के चालुक्यों के वंशज राष्ट्रकूटों के सामंतों की हैसियत से बीजापुर जिले में राज करते रहे। इन सामंतों में अंतिम तैलब द्वितीय ने राष्ट्रकूटों के शासन को समाप्त कर दिया और 973 ईस्वी में अपनी सत्ता स्थापित कर ली। इस वंश की स्थापना तैलब द्वितीय ने की थी। प्रारंभिक राजधानी मान्यखेत और बाद में कल्याणी को अपनी राजधानी बनाया। इन सभी में सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य सिक्स थे। इसके शासनकाल में प्रसिद्ध कवि विज्ञानेश्वर और बिल्हड़ रहा करते थे। बिल्हड़ ने रचना की थी विक्रमांक चरित्र की और विज्ञानेश्वर ने की थी मिताक्षरा की रचना। इस वंश का अंतिम शासक सोमेश्वर चतुर्थ था। इन पश्चिमी चालुक्यों ने 12वीं शताब्दी के अंत तक शासन करते हैं। तो आपको कल्याणी के चालुक्य से संबंधित इतने टॉपिक ध्यान रखने हैं। अब हम देखते हैं कदम्ब वंश और गंग वंश के बारे में। जो छोटे छोटे टॉपिक हैं मैप में आप यहाँ पर देख सकते हैं। इनका पल्लवों से और यहाँ पर चालुक्य से युद्ध होता रहता है। तो ये कदम्ब का वंश है जो मैप में आप देख रहे हैं और यहाँ पे बीच में गंग वंश है। इस राज्य की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। इनकी राजधानी कर्नाटक के उत्तरी केरला जिले में वैजयंती या बनवासी थी। पल्लव वंश का आरंभ में कदम्ब से संघर्ष हुआ था। नेक्स्ट है गंग वंश के बारे में। 4वीं शताब्दी के आसपास दक्षिणी कर्नाटक में अपना शासन कायम किया। यह पश्चिमी गंग या मैसूर के गंग कहलाते थे क्योंकि पूर्वी गंग इससे भिन्न थे और वो 5वीं सदी से
पूर्व में शासन करते थे। तो गंग दो भागों में बटे थे। यहाँ पे मैप में अगर मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ आप मैप में देख सकते हैं, ये है कलिंग का जो है क्षेत्र है, ये है पूर्वी के गंग, और यहाँ पर जो कर्नाटक का क्षेत्र है ये कहलाते हैं पश्चिमी गंग या फिर मैसूर के गंग। तो ये दो भागों में बटे थे, इन्हें आपको ध्यान रखना है। गंग वंश के संस्थापक हैं ब्रजहस्त पंचम और इनकी राजधानी थी कुलाल कोलार या फिर इसे तलकाड भी कहते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं राष्ट्रकूट वंश के बारे में। वातापी के चालुक्यों के अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को इसके सामंत दंतिदुर्ग ने पराजित किया और राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। इसके संस्थापक हैं राष्ट्रकूट वंश के दंतिदुर्ग, इनकी राजधानी थी माणिकेत। राष्ट्रकूट दक्षिण भारत, मध्य भारत और उत्तरी भारत के बड़े भूभाग पर राज्य करने वाला राजवंश था और इसने राज्य किया था 735 से लेकर 982 ईस्वी के मध्य में। दंतिदुर्ग का जो शासन है वो है 735 से लेकर 756 ईस्वी के मध्य। मैप में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये राष्ट्रकूट साम्राज्य का क्षेत्र है। राष्ट्रकूट वंश में कई सारे शासक हुए हैं, लेकिन हमें सबको नहीं पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट है वही पढ़ेंगे। इसमें पहले है दंतिदुर्ग, कृष्ण प्रथम, ध्रुव जिन्हें धारवर्ष भी कहते हैं, गोविंद तृतीय, अमोघ वर्ष और कृष्ण तृतीय। बस इतने ही राजाओं के बारे में हमें पढ़ना है और अंत में इस तैलभ द्वितीय इस वंश का अंत कर देते हैं राष्ट्रकूट वंश का। तो एक एक करके सभी राजा के बारे में देखते हैं। पहले देखते हैं कृष्ण प्रथम के बारे में। दंतिदुर्ग के बाद अगला शासक कृष्ण प्रथम हुआ। इसने अपने शासन काल में एलोरा की ठोस चट्टानों को कटवा कर एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया, जो कि द्रविड़ शैली में बना हुआ है। यह भगवान शिव को समर्पित है और यह अखंड है, यानी एक ही पत्थर से इसका निर्माण किया गया है और ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। अब देखते हैं ध्रुव के बारे में, जिन्हें धारावर्ष भी कहते हैं। ध्रुव ने 780 ईस्वी में अपने भाई गोविंद द्वितीय को राजगद्दी से हटाकर शासक बनता है। ध्रुव ही वह पहला राष्ट्रकूट शासक था जिसने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया और प्रतिहार नरेश वत्सराज को झांसी के निकट एवं पाल नरेश धर्मपाल को गंगा यमुना के दोआब के पास पराजित किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्रतिहार वंश का शासन है, यहाँ पे इस तरफ पाल वंश का शासन है और ये राष्ट्रकूटों का शासन है। तो यहाँ पे कन्नौज के क्षेत्र के लिए अधिकार करने के लिए इन तीनों में आपस में युद्ध होता रहता था। तो इसमें पहले राष्ट्रकूट शासक हैं तो ये हैं ध्रुव, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं गोविंद तृतीय के बारे में। इसने पल्लव, पांड्य, केरल, प्रतिहार और गंग शासकों को पराजित किया है। यहाँ आप मैप में देख सकते हैं ये है चेर, जिन्हें केरल भी कहते हैं। ऊपर हमने प्रतिहार देखा है, इस तरफ है पल्लव शासक, यहाँ पर है पांड्य शासक। इन सभी से राष्ट्रकूटों का युद्ध होता रहता था। नेक्स्ट अब देखते हैं अमोघ वर्ष के बारे में। अमोघ वर्ष गोविंद तृतीय का पुत्र था। अमोघ वर्ष को राष्ट्रकूट वंश का सबसे महान शासक माना जाता है। अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था। इसके गुरु का नाम जिनसेन था। अमोघ वर्ष स्वयं एक महान विद्वान था। इसने कन्नड़ भाषा में एक काव्य ग्रंथ कवि राजमार्ग की रचना की। तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर इसने अपनी जीवन का अंत कर दिया। अब देखते हैं कृष्ण तृतीय के बारे में। कृष्ण तृतीय ने तक्कोलम के युद्ध में चोल शासक प्रांतक वन को पराजित कर दिया और ये तक्कोलम का युद्ध हुआ था 949 ईस्वी में। इसी के दरबार में एक कन्नड़ भाषाई कवि पूर्ण रहा करते थे और इन्होंने ही शांति पुराण की रचना की थी। इस वंश का अंतिम शासक कर्क द्वितीय था। बादामी के चालुक्यों के वंशज राष्ट्रकूटों के सामंतों की हैसियत से राज करते रहे। इन सामंतों में अंतिम तैलभ द्वितीय ने राष्ट्रकूटों के शासन को समाप्त कर दिया और 973 ईस्वी में कल्याणी के चालुक्य की स्थापना करते हैं। तो राष्ट्रकूट साम्राज्य से संबंधित आपको ये सभी टॉपिक ध्यान रखने हैं। मैप में यहाँ पर आप राष्ट्रकूट साम्राज्य का विस्तार देख सकते हैं, जो कि उत्तर भारत से लेकर संपूर्ण दक्षिण भारत तक विस्तारित है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं यहाँ पे इससे संबंधित अन्य टॉपिक। एलोरा और एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूटों के ही समय हुआ था। एलोरा में 34 गुफाएं हैं और ये गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं। इसमें 1 से 12 तक बौद्ध गुफाएं हैं, 13 से 29 तक हिंदुओं की गुफाएं हैं, 30 से 34 तक जैनों की गुफाएं हैं और यह 5वीं और 10वीं शताब्दी में बने थे। यहाँ 12 बौद्ध गुफाएं हैं, 17 हिंदू गुफाएं हैं और 5 जैन गुफाएं हैं। तो इनकी संख्या भी ध्यान रखनी है। इसमें सबसे ज्यादा हिंदू की गुफाएं हैं। एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम
उल्लेख फ्रांसीसी यात्री थेवेनेट ने 17वीं शताब्दी में किया था। यहाँ आप इस गुफा से संबंधित ये चित्र भी देख सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देखते हैं चोल वंश के बारे में। चोल वंश, इनका समय है 850 से लेकर 1279 ईस्वी के मध्य में। तीसरी शताब्दी में चोल वंश के पतन के बाद 9वीं शताब्दी के आसपास चोल वंश का फिर से उदय होता है। आगे पीछे हमने पढ़ चुके हैं, जब संगम काल था तो उसमें चोल वंश के साम्राज्य से संबंधित कुछ टॉपिक हमने पढ़ा था। नेक्स्ट इसके बाद में तीसरी शताब्दी में इनका अंत हो जाता है और 9वीं शताब्दी में इनका फिर से उदय होता है। पल्लवों के सामंत विजयालय ने 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य की स्थापना की। इसे चोल वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि पहले संगम काल में भी चोल वंश थे, तो उसके बाद में जब इसका 9वीं शताब्दी में दोबारा से स्थापना होती है, इस वंश का विस्तार होता है चोल वंश का, तो इसके जो संस्थापक है विजयालय, इन्हें द्वितीय संस्थापक कहते हैं। संस्थापक है विजयालय और इनकी राजधानी थी तंजौर, जिसे तंजाउर भी कहते हैं। और इसके प्रमुख शासक हैं प्रांतक प्रथम, राजराज प्रथम और राजेंद्र प्रथम। यहाँ मैप में आप में ये 900 AD के आसपास का मैप है और इस मैप में आप चोल वंश के बारे में देख सकते हैं। चोल वंश में कई सारे राजा हुए हैं, हमें सबके बारे में नहीं पढ़ना है। इसके जो संस्थापक हैं वो है विजयालय। इसके बाद आते हैं प्रमुख जो राजा है वो है परांतक प्रथम, राजराज चोल प्रथम, राजेंद्र प्रथम और लास्ट में इसके जो अंतिम राजा हैं, अंतिम शासक हैं वो हैं राजेंद्र चोल तृतीय। तो ये सभी राजा के बारे में पढ़ना है। बाकी सारे राजाओं को मैंने सिर्फ नाम लिख दिया है ताकि आप देख लें कि बीच बीच में कौन से राजा हैं। इनके बारे में हम यहाँ पर नहीं पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इनके समय में कोई खास युद्ध वगैरह नहीं हुआ है, जहां से एग्जाम में भी प्रश्न नहीं बनते हैं कि चालुक्य चोल का क्या मतलब होता है। तो चालुक्य वंश और चोल वंश के बीच में वैवाहिक संबंध स्थापित होते हैं, तो इसलिए यहाँ से जो साम्राज्य स्थापित होता है 1070 के बाद में, वो चालुक्य चोल से संबंधित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट एक एक करके इसके सभी राजा देखते हैं। पहले है विजयालय। इसी ने 9वीं शताब्दी के चोल साम्राज्य की स्थापना की और इसने तंजौर को जीतकर इसे अपनी राजधानी बनाया था। इसके बाद आदित्य प्रथम का पुत्र परांतक प्रथम चोल साम्राज्य का अगला शासक हुआ। परांतक प्रथम के बारे में देखते हैं। इसके शासनकाल में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण तृतीय ने आक्रमण किया था। इतिहास में इस युद्ध को तक्कोलम का युद्ध भी कहा गया है और इसमें चोलों की बुरी तरह हार हुई और इस युद्ध में प्रांतक का बड़ा पुत्र राजादित्य भी मारा गया था। तो यहाँ पे चोल वंश और राष्ट्रकूट वंश के बारे में आप यहाँ पे बॉर्डर पे हैं, तो युद्ध जाहिर सी बात है कि युद्ध होता ही रहता था। प्रांतक वन ने पांड्य शासक राज सिंह द्वितीय को पराजित करके मदुरै कोड की उपाधि धारण की थी। तो यहाँ पे नीचे पांड्य शासक हैं, इनसे भी इनका युद्ध होता रहता था। नेक्स्ट अब हम देखते हैं राजराज प्रथम के बारे में। राजराज प्रथम चोल वंश का सबसे महान और शक्तिशाली राजा था। यह शैव धर्म का अनुयायी था। इसने श्रीलंका पर आक्रमण करके इसके उत्तरी हिस्से पर विजय प्राप्त की थी। इसी ने तंजौर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। इसी ने जल सेना प्रारंभ की थी, नौसेना यानी कि। इसके बाद राजेंद्र प्रथम अगला शासक बनता है। यहाँ मैप में आप चित्र में आप देख सकते हैं तंजाउर के बृहदेश्वर मंदिर में राजराज चोल की प्रतिमा और नीचे आप ये तंजाउर का बृहदेश्वर मंदिर, जिसे राजराजेश्वर मंदिर कहते हैं, ये राजराजेश्वर मंदिर है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं राजेंद्र प्रथम के बारे में। चोल धर्म का सर्वाधिक विस्तार राजेंद्र प्रथम के समय ही हुआ था। राजेंद्र प्रथम ने संपूर्ण लंका को जीतकर अपने राज्य में मिला लिया था। उन्होंने 1022 ईस्वी में उत्तर भारत की ओर एक अभियान का नेतृत्व किया और उसी मार्ग का अनुसरण करके गंगा नदी को पार किया, जिसका पहले समुद्रगुप्त ने पालन किया था और पाल शासक महिपाल प्रथम को हराया था। उन्होंने गंगई कोड चोल, इसका अर्थ होता है गंगा के चोल विजेता की उपाधि धारण की और कावेरी नदी के मुहाने के पास नई राजधानी का निर्माण किया और इसे गंगई कोड चोलपुरम यानी गंगा शासकों के चोल विजेता का शहर कहा। चोल गंगम नामक तालाब का निर्माण भी करवाया। राजेंद्र प्रथम ने बंगाल की खाड़ी को चोल झील का स्वरूप भी प्रदान किया, यानी कि जो नौसेना होती थी वो यही बंगाल की खाड़ी से जाती थी, यहीं से यहाँ पे मार्ग था बंगाल की खाड़ी से, तो इसीलिए यहाँ पे इसे चोल झील का स्वरूप प्रदान किया गया। राजेंद्र प्रथम ने सुमात्रा यानी इंडोनेशिया पर आक्रमण किया और वहां के शासक शैलेंद्र को पराजित कर दिया।
चोल वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय हुआ। इसके बाद कोई योग्य शासक नहीं हुआ, जिसके कारण यह वंश समाप्त हो गया। यहाँ मैप में आप देख सकते हैं चोल वंश का विस्तार है। ये जो आप मार्ग देख रहे हैं ये वही मार्ग है जहां से ये लोग चाइना तक जाते थे, चीन तक जाते थे और यहाँ पे व्यापार करते थे। तो ये ट्रेड रूट है और चोल साम्राज्य का विस्तार यहाँ ये जो नीले कलर से देख रहे हैं ये चोल साम्राज्य का विस्तार है। इन्होंने संपूर्ण श्रीलंका को भी अपने अधिकार में कर लिया था और चोलों का जो इन्फ्लुएंस है, जो प्रभाव है, वो यहाँ पे आप ये पिंक कलर में देख सकते हैं। ये चोल साम्राज्य का जो प्रभाव है वो कई सारे विदेशी देशों पर भी था। नेक्स्ट इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। चोल वंश में भगवान विष्णु के उपासक अलवार कहलाते थे। चोल वंश में भगवान शिव के उपासक नयनार कहलाते थे। चोल काल में सोने के सिक्के को कांसु कहा जाता था। चोल वंश के अधिकतम शासक शैव धर्म के अनुयायी थे। चोल वंश में राजा अपना उत्तराधिकारी अपने ही शासनकाल में घोषित कर देता था। ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता चोल प्रशासन की विशेषता थी। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में नटराज शिव की कांसे की प्रतिमाएं सबसे अधिक विख्यात हुई। तो ये आप मैप चित्र में ये नटराज की मूर्ति भी देख सकते हैं। 72 व्यापारी का एक चोल दूत मंडल 1077 ईस्वी में कुलोतुंग प्रथम के शासनकाल में चीन भेजा गया था। चोलों ने नौसेना की सहायता से श्री विजय सिंघल, जिसे श्रीलंका भी कहते हैं, मालदीव आदि द्वीप की विजय की थी। बृहदेश्वर मंदिर परिसर में नंदी की एकास्म विशाल मूर्ति बनी है, जिसे भारत के विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है। तो ये मूर्ति आप देख सकते हैं। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 मंडलों में यानी 6 प्रांतों में विभक्त था। मंडलम को कोट्टम में विभक्त किया गया था। कोट्टम को नाडु में, नाडु जिले होते थे, और नाडु को कई कुर्रमों में विभक्त किया गया था। कई सारे शब्द हैं जो चोल से संबंधित हैं, ये देखते हैं। तो पहला है इसमें उर होता था सर्वसाधारण लोगों की समिति। सभा या महासभा क्या है? तो यह मूलतः अग्रहारों और ब्राह्मण बस्तियों की सभा थी। नेक्स्ट है नगरम। व्यापारियों की सभा को नगरम कहते थे। चोलकालीन गांव की गतिविधियों की देखरेख एक कार्यकारिणी समिति करती थी, जिसे वरियम कहा जाता था। उद्यान प्रशासन का कार्य देखने वाली समिति को टोट वरियम कहा जाता था। तो ये सभी प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आपको सभी टॉपिक ध्यान रखने हैं। अब हम देखते हैं प्रीवियस ईयर प्रश्नों को। लाल चेर के नाम से प्रसिद्ध वह चेर शासक कौन था जिसने कणगी यानी पत्नी के मंदिर का निर्माण करवाया था? तो इसमें सही ऑप्शन है सेन गुट्टवन, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है तमिल भाषा के शिल्पाधिकारम नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है बौद्ध धर्म से, ऑप्शन बी सही होगा इसमें। नेक्स्ट है निम्न में से कौन संगम युगीन व्याकरण रचना सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी गई है? तो ये है तोलकापियम, ऑप्शन सी सही है। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? तो इसमें सही ऑप्शन है कदम का। संगम साहित्य में चेर, चोल और पांड्य से संबंधित हैं। नेक्स्ट है किस संगम युगीन राज्य के संरक्षण में 3 संगमों का आयोजन किया गया? तो ये है पांड्य, ऑप्शन सी सही है। फुहर का या कावेरी पट्टनम की स्थापना किसने की थी? तो ये किया था करिकाल ने, ऑप्शन ए सही है। एहोल प्रशस्ति की रचयिता रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो ये थे पुलकेशिन द्वितीय के, ऑप्शन बी सही है। किस चालुक्य शासक ने थानेश्वर व कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण बढ़ने से रोका? तो ये है पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन बी सही है। चालुक्य वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक था? तो ये थे पुलकेशिन द्वितीय, ऑप्शन डी सही है इसमें। नेक्स्ट है महाबलीपुरम जो एक मुख्य नगर है वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता है? तो ये है पल्लवों की, ऑप्शन ए सही है। मत्त विलास प्रहसन नाटक का रचयिता था? तो ये थे महेंद्र वर्मन प्रथम, ऑप्शन ए सही है। किस मंदिर को सिंह राज सिंहेश्वर या फिर राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? तो ये है कांची का कैलाशनाथ मंदिर, ऑप्शन ए सही होगा इसमें। नेक्स्ट है पूरे श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था? तो ये थे राज राजा प्रथम, ऑप्शन ए सही है। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात मंदिर का निर्माण करवाया था? तो ये करवाया था राष्ट्रकूट ने, ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया? तो ये करवाया था राज राजा प्रथम ने, ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? तो ये थी तंजौर, इसे तंजौर भी कहते हैं, ऑप्शन बी सही है।
राष्ट्रकूट साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो ये थे दंतिदुर्ग, ऑप्शन ए सही होगा। निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? तो ये थी चोल, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रकूटों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? तो ये थे तैलब द्वितीय, ऑप्शन डी सही है। दक्षिणी भारत का तक्कोलम का युद्ध हुआ था? तो ये हुआ था चोल एवं राष्ट्रकूटों के मध्य, ऑप्शन बी सही होगा इसमें। नेक्स्ट है, एलोरा गुफाओं का निर्माण कराया था? तो ये करवाया था राष्ट्रकूटों ने, ऑप्शन सी सही है। 9वीं शताब्दी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? तो ये है विजयालय, ऑप्शन ए सही है। एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल हिंदुओं, बौद्धों एवं जैनों से, तीनों से संबंधित है, ऑप्शन डी सही होगा। तंजौर का बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो ये है विष्णु को, ऑप्शन बी सही है। विक्रमांक चरित का रचयिता विल्हड़ एवं मिताक्षरा के रचनाकार विज्ञानेश्वर संरक्षक शासक थे? तो ये थे, ऑप्शन बी सही है, विक्रमादित्य 6, ऑप्शन बी होगा। मिताक्षरा की विषय वस्तु है? तो ये है हिंदू पारिवारिक विधि संहिता, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट है, वैदिक देवता के सदृश हैं? तो ये हैं स्कंद और कार्तिकेय, ऑप्शन डी सही होगा। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहिए।